अब हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के प्रश्न बैंक को। तो गणित सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक को देखते हैं और उसका पूरा का मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लो, और इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर आपके जो परीक्षा अध्ययन है उसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको परीक्षा अध्ययन में भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर भी बताऊँगा और उसे आपको समझाऊँगा भी, और जितने भी प्रश्न इसमें हैं सब प्रश्न का आंसर बताऊँगा। तो हम अध्याय वाइज देखते हैं। तो अध्याय 1 में है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या वाले में सही विकल्प पे देख लेते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है सही विकल्प। तो जो प्रश्न बैंक में दिया है वही प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, हिंदी में आप उसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक बताना है। इसका मतलब क्या है कि 96 और 404 जो है ना, इनको दोनों को एक ही संख्या से भाग दिया जाए तो वो संख्या है 4। 4 बस एकमात्र ऐसा संख्या है जो दोनों को एक साथ भाग कर सकता है। तो ये इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 4 आएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन को लेना है। इसके बाद 12 और 15 का एचसीएफ बताना है। तो 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा, तो 12 और 15 को दोनों को साथ साथ भाग दे दो, ठीक है। तो दोनों एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए। तो 12 जा रहा है 3 से जा रहा है और 15 भी 3 से जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो एचसीएफ आ गया इसका 3 आ गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका एलसीएम बराबर 8, तो उनका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो एचसीएफ हमें बताना है। तो ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया भी था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर इसको अगर समझते और बनाते हो, मैंने क्योंकि इसका आंसर ना आपको बना के दिया था जब एग्जाम में आया था ये प्रश्न। तो देखो कितना होगा, 8 हो गया, 8 चौक 32, गुणा कर दोगे 4 का क्या हो गया, तो 4 बच रहा है ना, तो 4 नहीं है यहाँ पे, गायब है। या 32 को 8 से भाग दोगे कितना आ गया, 4 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एचसीएफ कितना होगा, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो 4 और 7 को सिर्फ एक जो है वही बस क्या कर सकता है, काट सकता है, मतलब भाग दे सकता है, उसके अलावा कोई संख्या भाग नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ पे आंसर आपको लेना है एक लेना है, ए आएगा यहाँ पे। इसके बाद पांचवा है, किसी पूर्णांक एम के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लेना है आपको, इसका आंसर लेना है 2m लेना है, ठीक है, 2m होता है। इसके बाद छठवा देखो, संख्याओं 5, 15, 20 के लिए लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का अनुपात होगा, ठीक है। तो दोनों के अनुपात हमें देखना है। तो आप क्या करना है, इसको एलसीएम पहले निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम इसका 12 आएगा और एचसीएफ क्या है, इसको कितना कर सकते हैं, तो मतलब 5 से, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा तो ये आएगा 12:1 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों को भाग दे देना है, पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम जितना आएगा उनको एचसीएफ से भाग देना है। तो एचसीएफ जो है वो 5 आएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 12:1 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर आ गया डी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, देखो भाज्य लिखा है, इसका सूत्र क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। इसके बाद देखो दूसरा क्या है, संख्याओं 8, 9 और 25 के एचसीएफ का मान खाली स्थान होता है कितना होगा। तो एचसीएफ बोला है मतलब तीनों संख्याओं को एक ही संख्या से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक बस ऐसा एकमात्र संख्या है जो तीनों संख्याओं को भाग दे सकता है, बाकी कोई संख्या नहीं दे सकती। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, सत्य और असत्य यहाँ पे। तो सत्य असत्य में यहाँ पे देखो, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और जीरो से बड़ा बराबर आर है, आर से बड़ा बी है। ये सही है या गलत है, तो ये एक सूत्र है, फार्मूला, तो एकदम सही है ये, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये भी क्या है, ये भी सत्य है, ये भी सही कह रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 94 और 404 का एचसीएफ लिखिए। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर लेना है 2 लेना है। सॉरी यहाँ पे क्या है, 404 है ना, तो 2 नहीं होगा, एचसीएफ होगा यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 4। आप भाग दे के देख लो, ये सही विकल्प में भी था पहला प्रश्न, तो वही पहला प्रश्न वाला ये भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला है, दूसरा है, किसी पूर्णांक p के लिए 2p+1 सम होगा या विषम बतलाइए। तो इसका आंसर आ जाएगा विषम होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लेना है विषम। ये वाला प्रश्न जो है मैंने जब प्रश्नावली को जब मैंने पढ़ाया था पूरे अध्याय को, तो अध्याय को जब मैं पढ़ा था इसके बारे में मैंने बहुत ही बारीकी से बताया था, ठीक है। तो ये क्या होगा, विषम होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न आते हैं। अब आते हैं पांचवा प्रश्न में, देखो अब हमें इसको हल करना है, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न में आपको बताना है कि यहाँ पे जो एचसीएफ है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि से आपको
हल करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है ये इसका आंसर होगा। सॉरी, पहला प्रश्न आपको देखना है 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन में हल करेंगे। तो देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 225 को आप हल करोगे तो देखो 225 आ रहा है, 35 गुणित 1 प्लस 90, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्या होगा, 135 को हो गया 90 गुणित 1 प्लस 45। तो यहाँ पे देखो 90 और इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखो बचा क्या है, लास्ट में 90 बचा है ना। तो 90 जो है वो कितने से डिवाइड हो सकता है, 45 से। जो यहाँ पे जो शेषफल 45 बचा है, इसका शेषफल 45 और उसका शेषफल कितना है, 90 है। तो 90 को जो बड़ा वाला जो है वो क्या है, बड़ा शेषफल कितना है, 90। तो 90 जो हो गया ये बड़ा का शेषफल हो गया, और छोटे वाले का जो शेषफल होता है ये क्या बन गया, ये बन गया भाजक, भाजक बन गया, और दो क्या है, भागफल बन गया, प्लस 0 शेषफल आ गया। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन में आपको हल करना है, ठीक है। तो एक प्रश्न आपको मिल गया। चलो और देखते हैं। इसके बाद है आपको प्रश्न बैंक में और प्रश्न देख, कौन सा प्रश्न है, इसके बाद देखो 867 और 225 है। तो 867 और 225 को इसी तरह हल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन विधि में ना सूत्र लगा है, ठीक है। आपको ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे देखो 800 अगर 67 को हम देखते हैं तो ये क्या है, ये है भाज्य है। इसके बाद देखो 225 है यहाँ पे, वो क्या है, 225, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करते जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, भाजक है गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरह से ये 3 भागों में बटा है। तो 867 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो भाजक है, ठीक है, कितना है, 255 है, प्लस 102 इसका शेषफल आएगा। इसी तरह से अगर हम 255 को करते हैं तो 102 गुणित 2 प्लस 51 हो जाएगा। तो 102 बराबर 51 गुणित 2, ठीक है, बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो ये भी यूक्लिड विभाजन विधि से हल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला है इसके बाद नेक्स्ट है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130, ठीक है, बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो हमें जो बर्फियाँ रखी जा सकती है इसको बताना है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न सेम जैसे अभी हमने हल किया वही नियम यहाँ भी लागू होगा। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से आपको इसको हल करना है। वही है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 420 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 130 है। तो इन दोनों को हल कर लेते हैं। देखो 130 गुणित 3 प्लस 30 शेष बचा, और 130 में कितना शेष बचा है, 10 शेष बचा है। 30 प्लस 30 गुणित 4 हो जाएगा। अब बड़ा संख्या शेष वाला कौन है, तो देखो 30 बचा है, 30 बराबर हो गया 10 गुणित 3 बराबर 0। तो ये देखो यूक्लिड विभाजन में आ गया। तो इसका मान कितना आया, एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आ गया 10 आया, ठीक, ये भी बन गया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न हमें देखना है 616 वाला, ठीक है। तो ये भी सेम टू सेम हल होगा, जैसा वो हल हुआ था वैसे ये भी हल होगा। तो देख लेते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे कार्य करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो हमें बताना है, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही हल होगा, ये भी यूक्लिड विभाजन है, ठीक है। देख लो आप लोग, डायरेक्ट हम आते हैं 616 देखो और यहाँ पे 32 देखो। अब यहाँ पे देखो 616 और यहाँ पे 32 है, ठीक है। ऊपर देखो 32 गुणित 19 प्लस 8 शेष बचा शेष, और 32 को अब करते हैं तो 32 में 8 गुणित 4 प्लस 0। तो यहाँ पे देखो शेषफल यहाँ पे 0 होगा, तो हमें आगे और हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाले में क्या हो गया, मान 0। अगर 0 नहीं प्राप्त होता तब फिर एक पद और बढ़ता, तो यहाँ पे पहले 0 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एचसीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा 8 हो जाएगा यूक्लिड विभाजन में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में हमें देखना है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2 क्यू के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। तो चलो पूरा आपको क्या लिखना है, देखो माना ए कोई धन पूर्णांक है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इसे हल करना है। तो हम क्या करेंगे, ए को धन पूर्णांक मान लेंगे और बी का मान कितना रख लेते हैं, क्योंकि 2q लगा है तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का नियम लगा देते हैं। तो क्या होता है, q बड़ा है और बराबर है 0 से के लिए a बराबर, यहाँ पे सूत्र है ना, a बराबर 2q प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन का सूत्र है, ठीक है। a बराबर 2q प्लस आर, इसका मतलब समझ लो, a जो है ये क्या है, भाज्य है,
और बराबर 2q क्या है, 2q, ठीक है, इसके साथ वो हल हुआ है। तो ये आप समझ सकते हो, ये सूत्र ही समझो अभी, जहाँ r बराबर 0 रखेंगे और r बराबर एक बार 1 रखेंगे, क्योंकि 0 जो है 0 से बड़ा r, बड़ा इससे बड़ा 2 है, इसलिए a बराबर 2q या a बराबर 2q प्लस 1। यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लेना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, सेम टू सेम जैसा बना वैसे ये भी हल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दर्शाइए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 4q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे फिर से हमें वैसे ही बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे चूंकि विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है, ठीक है। एम को हम इस बार क्या मानेंगे, पूर्णांक, उसमें ए को माने थे, इस बार हम क्या मान रहे हैं, एम को मान रहे हैं, चाहे ए मानो चाहे एम, ठीक है, जैसा भी रख के आप हल कर सकते हो। अब आगे हल करते हैं, क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे, 2m प्लस 1 का हमने वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने पे क्या आ गया, 4m वर्ग प्लस 4m प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं दोनों में, m को उभयनिष्ठ निकालते हैं तो बचेगा क्या, सॉरी 4 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तो बचेगा m का वर्ग प्लस m। अब यहाँ पे जो m का वर्ग प्लस m है ना, इसको हम मान लेते हैं q, तो 4q प्लस 1 आ गया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। q का मान आया m स्क्वायर प्लस m, एक पूर्णांक है, और क्योंकि m एक पूर्णांक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में हमें बताना है 140 वाला, ठीक है। क्या बताना है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 505 वाला आपका भी एग्जाम में आया था। इसके बाद यहाँ पे देखो 140 का हमें बताना है, तो 140 का भाज्य कैसे निकालोगे, आपको सिंपल से गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, यही आएगा, 2 का 2 घात, 5 का 1 घात, 7 का 1 घात, आ गई इसका आंसर। ऐसे ही आपको निकालना है। इसके बाद 156 का देख लो, 156 भी यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको भी देख लो, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, यहाँ पे 2 का 2 घात, 3 का 1 घात, 13 का 1 घात, ये भी इसका आंसर निकल गया, ठीक है। ये प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है ना, जितने मैं बता रहा हूँ वो सभी के सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे देखो, अगला प्रश्न क्या है, 6 और 20 है ना, ठीक है। तो 6 20 को देखो, तो यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। 6 20 यहाँ पे 6 को निकाल दो, 2 गुणित 3 निकलेगा, 20 का 2 गुणित 2 गुणित 5 निकलेगा, और हमें बताना क्या है इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया और एचसीएफ, तो देखो जो दोनों में है वो एचसीएफ होता है, तो दोनों में क्या है, 2 2 है, तो 2 2 को अगर जोड़ा बना तो ये देखो जोड़ा बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ गया एचसीएफ, और बन रहेगा जोड़ा नहीं, तो सिर्फ 2 आएगा। एलसीएम को सभी को गुणा कर दो, तो सभी को गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 60 आ गया इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट है 6 12 और 120 को देखेंगे। तो 6 12 120 को देख लो, यहाँ पे है, ठीक है, 6 12 120, तो ये रहा 6 12 120 का आंसर देख लो, सेम हल होगा, वैसे ही हल होगा। तो एचसीएफ 6 आएगा और एलसीएम 360 आ जाएगा, ये भी प्रश्न भी एग्जाम में आया था। इसके बाद देखते हैं 12, नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है, 12 15 और क्या है, 12 15 21 का है, ये भी देख लो, ये भी सेम हल होगा। तो देख सकते हो सेम टू सेम हल हुआ है, एचसीएफ 3 आया है और एलसीएम आया है 420 आया है। अब जो 17वां प्रश्न है और जो 18वां प्रश्न है ना, ये आपको परीक्षा अध्ययन में नहीं मिलेगा। तो आप कहाँ से पाओगे इसका आंसर, तो इसका आंसर मैंने पहले ही इसका वीडियो पहले ही तैयार कर लिया था, जब मैं प्रश्नावली को पढ़ा रहा था। तो ये प्रश्नावली 1.2 में है, प्रश्नावली 1.2 के एक तो एग्जाम्पल का प्रश्न है, ठीक है, तो एग्जाम्पल के प्रश्न वाला है, तो मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है। 17वां प्रश्न का आंसर आप देख लो, ये रहेगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा जो मैं लगाया हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 में है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको इसको समझना है 17 और 18 को, तो दोनों प्रश्नों को समझना चाहते हो, तो इसका वीडियो मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक लगा रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके अध्याय 1 के जितने भी प्रश्न बैंक में क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट करा दिया है।